Welcome to periodical classes once again, my friend. और मैंने पिछले वीडियो में बात किया था किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा है, तो बताया था कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, उसकी डोनर एबिलिटी कम होती है देन एसपी, देन sp2, देन sp3 और p ऑर्बिटल दूर होने के वजह से उसकी डोनर एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से लूजली अरेंज होता है। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। डोनर एबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर के। ठीक है, खुद सोचिए कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा तो वो ऑर्बिटल, चाहे वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ही होगा, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होगा, और अगर न्यूक्लियस के पास होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो क्या वो डोनेट कर पाएगा? नहीं डोनेट कर पाएगा, क्योंकि उसकी डोनर एबिलिटी कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियस से दूर होगा, और न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी डोनेट करने की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि कार्बन एक sp3 है, एक sp2 है, एक sp है, तो आपको पता है कि sp3 की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि 25% एस करेक्टर है, 25% है, और दूसरे में आपका sp2 में 33.33 है, sp में बताया था 50% है, तो 50% वाला तो न्यूक्लियस के पास होगा, देन 33.33, देन 25, तो 25% वाला न्यूक्लियस से दूर होने के वजह से इसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा है। सेम कंडीशन नाइट्रोजन पे भी वैलिड है कि नाइट्रोजन अगर sp3 है और sp2 है और sp है तो सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी sp3 की होगी, देन sp2, देन sp वाले की। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड आपके सामने दे रखते हैं, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 CH नेगेटिव और CH C नेगेटिव, तो किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी? तो देखिए सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी फर्स्ट वाले की होगी, देन सेकंड वाले की होगी, देन थर्ड वाले की होगी, क्योंकि पहला वाला जो कार्बन है वो sp3 है, दूसरा वाला sp2 है, और थर्ड वाला जो है वो आपका sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 1, देन 2, देन 3 ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द डोनर एबिलिटी, किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा है? तो पहले वाले केस में देखिए एमीन है, क्योंकि CH3NH2 लिखा है, इसको हम मिथाइल अमीन कहते हैं। दूसरा वाला जो है वो एक इमीन है, IMINE वाला, और तीसरा वाला नाइट्राइल दे रखा है। तो नाइट्राइल में जो नाइट्रोजन है वो sp है, इमीन में जो नाइट्रोजन है वो sp2 है, और जो एमीन है वो sp3 है। तो सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी फर्स्ट वाले की होगी, देन सेकंड वाले की होगी, देन थर्ड वाले की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक 6 मेंबर की रिंग दे रखी है, और एक नाइट्रोजन आपका sp3 है, और एक नाइट्रोजन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन ज़्यादा डोनेट करेगा, कौन जल्दी प्रोटोनेट करेगा, sp3 वाला कि sp2 वाला? तो sp3 वाला जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पहली कंडीशन तो ये। अगर वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा होता तो ये जो sp2 वाला होता है यही डोनेट कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उधर नाइट्रोजन पे sp2 वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती और उसकी डोनर एबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, NH का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 25% है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, और यही प्रोटोनेट करेगा, आप देख रहे हैं कि प्रोटोनेशन कराया है। नेक्स्ट देखिए, आपको 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एजिटाइमिडीन, फॉर्माइमिडीन और ग्वानिडीन। तो पूछ रहा है इन तीनों में आपको प्रोटोनेशन कराना, मोनो प्रोटोनेशन कराना है। तो देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तीनों ही केसेस में। तो देखा जाए तो जो वो नाइट्रोजन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। लेकिन जब किसी कंपाउंड का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर के sp2 होता है। ठीक है, अब जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो जो NH वाला है जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तीनों ही केस में, उस पर लोन पेयर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ये प्रोटॉन पे अटैक कर देगा। तो आप इसका जो सॉल्यूशन देख रहे हैं उसमें देखिए नाइट्रोजन NH2 वाला पॉजिटिव बना रहा है, और जिसके ऊपर अटैक हुआ है वो वापस NH2 बन गया है, तो अमाइनो इथिनीमियम आयन बना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस को देखिए,
आपको रूदियम मेटल के साथ रिएक्ट करा रहा है, एस्टोनाइट्राइल दे रखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें दो डोनर ग्रुप हैं, एक आपका है ट्रिपल बॉन्ड और एक है नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें से किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि जो लोन पेयर है ये तो नॉन बॉन्डिंग डोनर है, और पाई है वो उसकी डोनर एबिलिटी कम होती है देन नॉन बॉन्डिंग डोनर की। तो कौन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को? लोन पेयर, ना कि पाई, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दे रखी है, विच नाइट्रोजन एटम कैन प्रोटोनेट इजली। आपको एक कंपाउंड दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन आसानी से प्रोटोनेट करेगा। एक नाइट्रोजन sp3 है जो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, एक जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है वो sp2 है, और एक जो नाइट्राइल के साथ नाइट्रोजन है वो sp है, और प्रोटोनेशन कराया जा रहा है। तो देखिए जो sp3 वाला है CH3 वाला, वही वाला आपका प्रोटोनेट करेगा, क्योंकि वो रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर होने के वजह से इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 25% है, जो कि न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है। तो डोनर एबिलिटी इस वाले की ज़्यादा होगी देन sp2 वाले की, देन sp3 वाले की, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए CH3 के साथ। नेक्स्ट वाला देखिए लिखा है, डोनर एबिलिटी आल्सो डिपेंड अपॉन द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के साथ साथ डोनर एबिलिटी भी चेंज होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उसकी डोनर एबिलिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो एज द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेज एंड डोनर एबिलिटी डिक्रीजेज बिकॉज इट इज़ नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दो केस ले रहा हूँ, दो क्या मतलब एक केस लेके चल रहा हूँ जिसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मीथेन दे रखा है और एक साइक्लोप्रोपेन दे रखा है। तो मीथेन में देखिए 109 डिग्री 28 मिनट sp3 हाइब्रिडाइज है। साइक्लोप्रोपेन का जो कार्बन है वो देखा जाए तो sp3 होना चाहिए, लेकिन साइक्लोप्रोपेन का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है, वो रीहाइब्रिडाइज करके आपका sp4 से sp5 ये लाई करता रहता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसका इनर एंगल आप देख रहे हैं 60 डिग्री है, और आउटर एंगल बाहर वाला 114 डिग्री दे रखा है। तो जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा। तो बाहर वाले का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इनर वाले का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो जब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम है तो इसका मतलब पी करेक्टर उसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आप देखिए, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीन केसेस आपको दे रखे हैं, एक sp3, एक sp2 और एक sp। तो आप देख रहे हैं sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, sp2 का 120 डिग्री है और sp का 180 डिग्री है। तो डोनर एबिलिटी sp3 की ज़्यादा है देन sp2 देन sp। एक क्वेश्चन आपको नीचे दे रखा हुआ है जिसमें 1 2 3 4 4 कंपाउंड दे रखे हैं, अलग अलग रिंग के हैं, एक 3 मेंबर, एक 4 मेंबर, एक 5 मेंबर, एक 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम की तरह लगा हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें से किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी। सबका इनर एंगल आपको दे रखा हुआ है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। तो अब आप ये देखिए सबसे पहले कि डोनेट तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करेगा, बॉन्ड एंगल इनर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो हमें बाहर वाले एंगल को देखना है, इनर वाले एंगल को नहीं देखना है, क्योंकि बाहर वाला एंगल ही डिसाइड करेगा कि वो कितना ज़्यादा डोनर है एटम, ठीक है। तो जिसका इनर एंगल 60 डिग्री है तो उसका आउटर एंगल ज़्यादा ही होगा 60 डिग्री से, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक कैची होती है, और जब आप सीजर को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो सीजर को जब ओपन करते हैं तो एक तरफ का एंगल कम होता है, एक तरफ का एंगल ज़्यादा होता है। सेम केस यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी है। तो इनर एंगल 60 डिग्री है तो आउटर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। इनर 90 डिग्री है तो आउटर एंगल उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट वाले में 108 और 120 में बाहर वाला एंगल थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि जिसका बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा है उसकी डोनर एबिलिटी तो कम है, आपको पता है। तो इसका मतलब बाहर वाले का एंगल साइक्लोप्रोपेन में ज़्यादा है तो उसका डोनर एबिलिटी कम है देन साइक्लोप्रोपेन में जो नाइट्रोजन था उसकी डोनर एबिलिटी कम है देन 4 मेंबर वाले में, देन 5 मेंबर वाले में, देन 6 मेंबर वाले में। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 4 देन 3 देन 2 देन 1, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए लिखा है विच एमंग द फॉलोइंग कार्बोनिल इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो दो कंपाउंड दे रखे हैं और पूछ रहा है उसमें से किसका कार्बोनिल ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। पहले वाले केस में देखिए को नाइट्रोजन है उससे दो आर ग्रुप लगे हुए हैं और दूसरे वाले में नाइट्रोजन एक 3 मेंबर रिंग का पार्ट है। ठीक है, आपको पता है कि जब रिंग कंपाउंड और ओपन की बात करें कि अगर ओपन चेन हो और रिंग हो तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो ओपन वाले होंगे उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और रिंग वाले का बॉन्ड एंगल कम हो, और जब रिंग वाले का बॉन्ड एंगल कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, और अगर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो वो कार्बोनिल ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो ये इस क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस कराने कह रहा था कि आपको हाइड्रोलिसिस कराना है बेसिक मीडियम में, तो कौन हाइड्रोलाइज करेगा। तो इसके दो कंडीशन मैंने आपको दे रखे हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है, उधर भी डोनेट कर रहा है, लेकिन ये जो साइक्लो प्रोपेन टाइप का कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन डोनर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जनरेट करेगा। ठीक, तो कह रहा है इनर बॉन्ड एंगल इज लेस जो साइक्लोप्रोपेन वाले में था, एंड द आउटर बॉन्ड एंगल इज मोर, सो द बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इसकी नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी होगी कम। ठीक है, लेस डोनर एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो बी का देखा जाए तो हाइड्रोलिसिस फास्ट होगी इन कंपेरिजन टू ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डोनर एबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो अकॉर्डिंग टू द एलर्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के ऊपर, और जेड इफेक्टिव का मतलब है कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स का ज़्यादा होना। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम की ज़्यादा हो गई तो आपको पता है कि डोनर एबिलिटी उस एटम की कम हो जाएगी। एक केस दे रखा है जिसपे CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसमें से किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी डोनर एबिलिटी कम होगी। तो देखिए CH3 नेगेटिव वाला जो है उसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, नाइट्रोजन वाले की 3.0 है, ऑक्सीजन वाले की 3.5 है और फ्लोरीन की 4 है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। देखिए जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऐसे ध्यान रखिए, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डोनर एबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो कार्बन की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी, देन नाइट्रोजन, देन OH, देन फ्लोराइड आयन। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच इज़ द बेटर डोनर, NH2 या OH। आपको 4 हाइड्रोक्सी एनिलीन दे रखा है और 4 हाइड्रोक्सी एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने कह रहा है। तो कह रहा है बताइए कौन अटैक करने के लिए जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कि OH का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का लोन पेयर तो लूजली हेल्ड होगा इन कंपैरिजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल पे अटैक करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के, और जैसे अटैक करेगा तो आप देख रहे हैं बॉन्ड ओपन देन क्लोज और ये O नेगेटिव CH3COO नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये CH3CO नेगेटिव सिस्टम के अंदर रहेगा और पूरा CH3CO ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन का वैलेंसी हो जाएगी 4, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो CH3COO नेगेटिव था वो इसी से एक प्रोटॉन निकाल के एसिटिक एसिड बना लेगा और एक आपका बहुत खूबसूरत कंपाउंड बन रहा है, पैरासीटामोल कहते हैं। एक्चुअल में इसका नाम है पैराएसिटामोल, ना कि पैरासीटामोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक कंपाउंड दे रखा है NH2 CH2 CH2 CH2OH और इसका प्रोटोनेशन कराने कह रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, OH की तरफ होगा कि एमीन वाले ग्रुप की तरफ होगा।
तो आपको पता है कि एमीन की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होती है देन OH की, तो प्रोटोनेशन एमीन की तरफ होगा। तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन गया और OH के ऊपर प्रोटोनेशन नहीं होगा। फर्दर प्रोटोनेशन कराएगा तो OH वाला भी प्रोटोनेट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको एक कंपाउंड दे रखा है RCONHRR करके, और एक दूसरा वाला कंपाउंड दे रखा है RCOCH2NRR करके। तो फर्स्ट वाले में देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, तो जब रेजोनेंस में है तो नाइट्रोजन डोनर एटम अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये अच्छा डोनर एटम नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व करा लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा, तो यही ऑक्सीजन प्रोटोनेट करेगा और OH का फॉर्मेशन करेगा। तो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं ROH डबल बॉन्ड N, 2 R लगे हैं, उस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया है। दूसरे केस में अगर आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, तो मतलब इस सेकंड वाले केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसमें से नाइट्रोजन का लोन पेयर एक अच्छा डोनर की तरह वर्क करेगा और प्रोटोनेशन तो उसी नाइट्रोजन के ऊपर होगा। अब यहाँ पे लिखा है डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ डोनर एटम। तो जितना एटम का साइज बढ़ता जाएगा उसकी डोनर एबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है और आई नेगेटिव आयोडाइड आयन है, तो किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी? तो सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी होगी आई नेगेटिव की, देन होगी Br नेगेटिव की, देन होगी Cl नेगेटिव की, देन होगी F नेगेटिव की, क्योंकि F नेगेटिव आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डोनर एबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डोनर एबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है पीरियोडिक टेबल में। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा है चार्ज वर्सेस न्यूट्रल स्पेसीज। लिखा है चार्ज स्पेसीज हैव मोर डोनर एबिलिटी if donor atom is same because the electron density is more diffuse in the charged species and hence more repulsion, more energy increase, so increase the donor ability। कह रहा है कि जैसे जैसे मान लीजिए दो एटम हैं, एक चार्ज है और एक न्यूट्रल है, तो किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी? तो कह रहा है कि जो चार्ज स्पेसीज होंगे उनकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स होगा चार्ज स्पेसीज पे, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स होगा चार्ज स्पेसीज पे इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल स्पेसीज में सिर्फ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क कर रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे वाटर और OH आयन की बात करें तो OH आयन की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये चार्ज स्पेसीज है, ज़्यादा डिफ्यूज्ड चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लोन पेयर ऑफ वाटर। इसी तरीके से अमोनिया और NH2 नेगेटिव एमाइड आयन की बात करें तो एमाइड आयन की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी। एल्कोहल कह रहा है और एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन कहलाता है, तो एल्कोक्साइड आयन की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन दे रखा है और RNH नेगेटिव कह रखा है, तो किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी? तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है देन ऑक्सीजन, तो इसी की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी, दोनों ही नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं। अब एक केस और चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे आपको दे रखा है कि RO नेगेटिव और RNH2, तो एक में लोन पेयर है और एक में RO नेगेटिव है, तो किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी? वो बात अलग है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी डोनर एबिलिटी बढ़ गई है इन कंपेरिजन टू एमीन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इन केस ऑफ इथाइलिन एंड ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन इज मोर स्टेबल and have better donor ability because after conjugation HOMO energy increases and the energy of LUMO decreases। कह रहा है इथाइलिन और ब्यूटाडाइन अगर दो कंपाउंड दे रखे हैं तो किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी? तो कह रहा है कि भले ही ब्यूटाडाइन आपका ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन जैसे जैसे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में बढ़ते जाएंगे, कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा, तो उसकी डोनर एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि जो होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी और जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी गैप धीमे धीमे ऑर्बिटल्स बढ़ जाने की वजह से एनर्जी गैप आपका
कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा एनर्जी गैप आपका कम होगा उतना ज़्यादा ही आपकी डोनर एबिलिटी बढ़ने वाली है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की डोनर एबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी देन नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा हुआ है एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मोर द कॉन्जुगेशन the energy gap is very less and lies in the visible region and show the color property due to the pi to pi star transition। तो कह रहा है जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और डोनर एबिलिटी जितनी ज़्यादा हो गई, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा एनर्जी गैप उसकी उतनी कम होती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी गैप कम होगी वो जो मॉलिक्यूल होगा फिर वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करेगा, ठीक है, और कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये जो कलर प्रॉपर्टी है वो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के वजह से आ रही होगी, ठीक है। यही कारण है कि जो कैरोटीन होते हैं ये कलर्ड होते हैं। गाजर देखते हैं आप ऑरेंज या रेड कलर के आते हैं क्योंकि कैरोटीन में बहुत सारे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, और ये जो अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड होते हैं ये कॉन्जुगेशन में होते हैं, ठीक है। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाती है, और इतनी कम एनर्जी गैप हो जाती है कि फिर वो विजिबल रीजन में आपका लाई करता है, या आपका जो विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उस विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वो लाई करने लगता है। तो कलर प्रॉपर्टी कॉन्जुगेशन की वजह से भी आती है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट सिस्टम होगा एनर्जी गैप उतनी कम होगी, जितनी एनर्जी गैप कम होगी वो हो सकता है IR रीजन से होता हुआ विजिबल रीजन की तरफ कन्वर्ट हो जाए और उसमें कलर प्रॉपर्टी आ जाए। हाँ, ये नहीं बता सकते उसमें कौन सी कलर प्रॉपर्टी आने वाली है, लेकिन हाँ उसकी इंटेंसिटी एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग बताई जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होते हैं डोनर्स और कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डोनर एबिलिटी को, तो आशा रखता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।